हाय, मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट। क्या मुझे अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहिए जो कि थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है, या फिर मैं अपना पैसा थोड़ा स्टॉक मार्केट में लगाऊं या थोड़ा रिस्क तो ज्यादा है पर रिटर्न्स भी ज्यादा है, बट मुझे क्लैरिटी नहीं है। अगर मुझे कोई गाइड कर सके तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे से मेरी डॉटर ने एक दिन क्वेश्चन पूछा कि पापा जब आप छोटे थे आप क्या बनना चाहते थे? आप पायलट बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे? और मेरा जवाब था कि मैं एक पैसा कमाना चाहता था। मुझे नहीं पता था क्या सही रास्ता है, बट मैं एक सही रास्ते से पैसा कमाना चाहता था। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन थिंकिंग ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी। और एक बहुत ही यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी इस बारे में रिसर्च की गई थी। द पीपल हु हैव लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी, दे विल बी मोर सक्सेसफुल। सो इसमें कोई गलत राय नहीं है कि अगर आप सोचते हैं मुझे पैसा कमाना चाहते हैं। कोविड में हमने देखा काफी लोगों का पैसा गया, काफी नए नए करियर्स ऐसे आए जिसमें काफी लोगों का पैसा बना भी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जितने भी हमारे वर्क चलते हैं वहां पे काफी पैसा देखने की कोशिश करी। अब पैसा तो आ गया है, बट क्या मुझे ये क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट में डालूं, क्योंकि काफी नए प्लेयर स्टॉक मार्केट में आ गए हैं पिछले 2 से 3 साल के अंदर। जब से कोविड स्टार्ट हुआ था काफी नई जनरेशन, काफी नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, बट उनको अभी भी क्लैरिटी ये नहीं है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में पैसा डालूं। तो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट लगता है मुझे, लेकिन थोड़ा सा सेफ बेट भी हो सकता है अगर मैं थोड़ी सी सही मुझे कोई नॉलेज दे दे, या फिर मैं एक रियल स्टेट में पैसा डालूं जहां पे एक इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा चाहिए होती हैं। तो मैं आपको टॉप 10 ऐसे डिफरेंसेस दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या रियल स्टेट में जाना चाहिए या स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। तो बात करते हैं उन टॉप 10 डिफरेंसेस के बारे में। तो पहला डिफरेंस है एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो क्या मुझे स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी मैं स्टॉक्स खरीद सकता हूं, या फिर रियल स्टेट में? अगर मैं बात करूं रियल स्टेट की पहले, तो बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी के कहने पे आपको एक फोन कॉल आ गई है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए, आपने पुराने काफी टाइम में देखा होगा पिछले 5 से 10 सालों के अंदर, अगर आपने या मैंने भी ये इन्वेस्टमेंट जहां पे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट मैंने पिछले 10 सालों में करी थी, और इस इन्वेस्टमेंट का मुझे कोई ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला है अभी तक। तो आपको बिल्कुल नॉलेज होना जरूरी है रियल एस्टेट के अंदर। जो फर्स्ट नॉलेज होता है जोग्राफिकल नॉलेज, कि क्या मैं किस जोग्राफी में, क्या मैं दिल्ली में घर लूं, बैंगलोर में घर लूं, या इंटरनेशनल कहीं मैं इन्वेस्टमेंट्स करूं। तो जोग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नॉलेज होती है, क्या मैं कमर्शियल में पैसा डालूं या मैं रेजिडेंस में पैसा डालूं, मैं एक फ्लैट लूं या मैं लैंड में दूं, किसका एप्रिसिएशन ज्यादा है। तीसरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या मैं रेंटल में जाऊं या मैं प्रॉपर्टी बाय करके उसको रीसेल करता रहूं, इसमें ज्यादा फायदा है। राइट? तो आपको नॉलेज होना, जहां तक एक्सपीरियंस की बात रही, डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस मस्ट है रियल एस्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने प्रॉपर्टी डीलर ने आपको बोला और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको वो एप्रिसिएशन दे जाएगा। वो टाइम अब जा चुका है। आने वाले 10 से 20 साल में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट का, तो वहां भी पैसा नहीं बनेगा। सेम वे स्टॉक मार्केट की भी मैं अगर बात करूं, तो स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत ही अच्छा बनेगा। आप कितने भी म्यूचुअल फंड्स, आपको जब तक खुद नॉलेज नहीं होगी, खुद आप स्टॉक्स को नहीं देखेंगे कि स्टॉक्स में बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सेल्स कैसी जा रही है, कंपनी के पास डेब्ट्स तो नहीं है। और बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये बस एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट को सीखना है एक सिर्फ अकाउंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वही सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्सपीरियंस की जहां तक बात रही, मैं दोनों को इक्वल पॉइंट्स दूंगा। एक्सपीरियंस आपको रियल एस्टेट में भी होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि मेरा कितना टाइम जाएगा। अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करता हूं तो क्या मुझे टाइम देने की जरूरत है? जहां तक बात रही रियल एस्टेट की, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको, बट वो भी डिपेंड करता है आप किस तरीके की रियल एस्टेट में पैसा डाल रहे हैं। अगर आपने एक घर लेके वहां पे उसे रेंट आउट कर दिया है, देन इट इज फाइन। अगर आप उसे एयरबीएनबी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको टाइम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर आप लैंड लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करके और फिर उसे रीसेल कर रहे हैं, बिल्कुल आपको टाइम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो टाइम इन्वॉल्वमेंट आई से कि थोड़ा बहुत चाहिए एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, बट हाँ, स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा, इट इज समथिंग लाइक ए डे जॉब, आपको पूरा दिन आपको देना पड़ेगा। आपको अपने रिसर्च करनी पड़ेगी कौन से स्टॉक्स में मैं ट्रेडिंग करूं। जहां तक बात रही इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूं और मेरे को सिर्फ हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स उसकी चेक करना। 15 मिनट में मेरी जॉब ये क्लियर हो जाती है कि क्या मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो हाँ, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वॉल्वमेंट लगता है। रियल
रियल एस्टेट में वहीं पे थोड़ा कम टाइम आपको इन्वॉल्व देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे को कितनी कैपिटल से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, जहां तक कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की बात है, रियल एस्टेट में हम सबको पता है डेफिनेटली आपको एक ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आप छोटी से छोटी भी प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो वो भी 15 से 20 लाख 25 लाख से नीचे बहुत ही मुश्किल हो जाता है मिलना। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी वो काम करते हैं तो हाँ, यहाँ तक कि मेरा मानना है कि 10 से 15 से 20 लाख तो मिनिमम से मिनिमम आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए रियल एस्टेट में करने के लिए। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट को जरूर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 5000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात आई, ये पॉइंट स्टॉक मार्केट को जाता है। स्टॉक मार्केट आप मिनिमम बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। तो पहले बात करते हैं रिस्क समझने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो था एक्सपीरियंस के ऊपर। हम ये रिस्क समझने से पहले मैं आपको ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास रियल एस्टेट का भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और वहीं पर मेरे पास नॉलेज स्टॉक मार्केट की भी है। अब आप मेरे को बताइए कि मेरे पास रियल एस्टेट की भी नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज है, अब मेरा रिस्क कैसा है? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर तो रिस्क बहुत जगह मैं बोलूंगा इक्वल है। बट अगर आपके पास नॉलेज है तो पहली बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। सबसे पहला रिस्क मैं आपको कई ऐसी सोसाइटीज बता सकता हूं, कई ऐसे बिल्डर्स बता सकता हूं जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं यहाँ की रजिस्ट्री पिछले 10 सालों से नहीं हुई। यस, 10 सालों से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। यहाँ पे भी काफी चैलेंजेस हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी है, काफी ऐसी सोसाइटीज हैं, काफी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका अथॉरिटीज को पैसे देने बाकी हैं, बैंक्रप्सी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। मेरे आसपास इतनी सोसाइटीज हैं जो बनी हुई हैं बट अभी भी वो पोजेशंस नहीं दे रहे हैं अपने बायर्स को। तो रिस्क ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में कम हो जाता है, रियल एस्टेट में भी रिस्क रहता है। और मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी एक या दो प्रॉपर्टीज के ऊपर होती है। जब आप पैसा लगाते हैं तो आप एक या दो प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं, वेयर एज जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं, 50,000 रुपए के भी स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप 4 से 5 कंपनीज में उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर से मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के भी और स्टॉक मार्केट की भी। तो नॉलेज होने के बाद में ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम रिस्क। जहां तक की बात है रिस्क, आपकी होम लोन की ईएमआई जारी होती हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई ईएमआई का बर्डन नहीं होता है। अभी हमने कोविड में देखा कितने ऐसे बिजनेसेस थे जो शट डाउन हो गए, बट उनको ईएमआई पे करनी थी अपनी, उनकी सैलरीज नहीं आ रही थी, जॉब से वो बाहर हो गए थे, बट तब भी उनको होम ईएमआई पे करनी थी। वेयर स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हर महीने स्टॉक्स खरीदने खरीदने हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा मनी है, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, तो बिल्कुल करिए। और वहां पे आपका थोड़ा सा पैसा डाइवर्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, तब हम रिस्क की बात कर रहे हैं दोनों जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मेरे को लगता है वो है स्केलेबिलिटी का। मैं कभी भी कोई ऐसा बिजनेस नहीं करता हूं जहां पे मैं उस बिजनेस को स्केल नहीं कर सकूं। आप समझ रहे हैं स्केल? फॉर एग्जांपल, मैंने एक फ्रेंचाइजी ले ली किसी कंपनी की, क्या मैं उसकी 10 फ्रेंचाइजियां ले सकता हूं? अगर मैं ले सकता हूं तो वो बिजनेस स्केलेबल बिजनेस है। प्रॉपर्टी बिजनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्केलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से वही पॉइंट आ जाता है कि आपको बहुत ज्यादा उसकी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अगर आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है 15-20 लाख की, 10 प्रॉपर्टियां लेनी है तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिनिमम आपके पास होना चाहिए। वेयर एज अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो बहुत ही इजीली स्केलेबल बिजनेस है। जब भी आपको लगता है आप पैसा उसमें डाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि मिनिमम 20 लाख रुपए आप डालेंगे तभी आपको एक स्टॉक मिलेगा। वेयर एज प्रॉपर्टी में आपको मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए आपको डालने हैं तभी आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वो भी मैं मिनिमम बोल रहा हूं। एवरेज प्रॉपर्टी स्टार्ट फ्रॉम 50-60 लाख रुपीस, वो हम सब जानते हैं। तो जहां तक स्केलेबिलिटी की बात रही, रियल एस्टेट को मैं पॉइंट नहीं दूंगा, स्टॉक मार्केट को पॉइंट दूंगा, क्योंकि हम उसको बहुत इजीली स्केल कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जुड़ा है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या मैं अपने पैसे को डाइवर्स कर सकता हूं जिससे मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाए? अगेन, अगर डाइवर्सिफिकेशन की भी मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में हम अपना पैसा बहुत इजीली डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बात फिर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आ जाती है कि एक इन्वेस्टमेंट में 15 से 20 लाख रुपए मुझे चाहिए, मैं कितनी प्रॉपर्टीज खरीदूंगा, जितनी भी मेरे को प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट्स करनी है कम से कम 20 लाख रुपए मेरे पास होना चाहिए। वेयर एज मैं 5,000 रुपए भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वो 5,000 रुपए में 5 कंपनियां, 10 कंपनियां, 15 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैं डाइवर्ट कर रहा हूं अपना पैसा यहाँ पर। तो यहां मैं स्टॉक मार्केट को एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो। किसी भी बिजनेस को में अगर आपका कैश नहीं आ रहा है
तो उस बिजनेस को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। कैश फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपकी सैलरीज नहीं आ रही हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो जाएंगी। सेम बिजनेस में अगर हर महीने कैश नहीं आ रहा है, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो वो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है। तो अगर इस बिजनेस को भी हम कैश फ्लो के ऊपर काउंट करें, रियल स्टेट को, और वहां पर, तो मैं स्टॉक मार्केट को मानता हूँ एक कैश फ्लो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। हो सकता है 2 साल कोविड आ गया, मार्केट गिर गई, मैं उस पैसे को नहीं निकाल सका, बट उसके बाद मार्केट जब अच्छा रिटर्न्स दे रही है तब मैं निकाल रहा हूँ। तो हर महीने मैं यहाँ से कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट को मैं कैश फ्लो नहीं बोलता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा सा पैसा वहां से जनरेट कर सकते हैं हर महीने। वेयर एज रियल स्टेट में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, तो आपको हर महीने वहां से रेंट आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं रियल स्टेट को देना चाहूंगा। अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली, उसको रेंट दे दिया, एयरबीएनबी पे दे दिया, तो वहां से आप हर महीने कुछ ना कुछ 10,000 20,000 रुपए कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो कैश फ्लो के मामले में रियल स्टेट को एक्स्ट्रा पॉइंट जाता है। अगला पॉइंट है सेंटिमेंट्स। किसी भी बिजनेस में अगर हमारे सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है, अगर हम इमोशनली ठीक नहीं है, तो उस बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म तक नहीं चला सकते। जहां तक बात करें स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट बहुत ही सेंटिमेंट, बहुत ही फियर, इमोशंस, ग्रीड हमारी वहां पे बिल्कुल मैटर करती है। तो काफी लोग देखते हैं, यार मेरे को 20% रिटर्न मिल गए, अब मैं इसको बुक कर लेता हूँ। वो प्रॉफिट बुक करते हैं और उसके बाद वो स्टॉक्स और ऊपर चले जाता है। जब स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहा होता है तो वो डर जाते हैं, उसको लॉस बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स जहां तक बात रही, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल थोड़ा सा सेंटिमेंट्स प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। वेयर एज अगर रियल स्टेट में मैं बात करूं, तो रियल स्टेट में सेंटिमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, एक रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको आप रोज रोज कैलकुलेट नहीं करते। आप ये नहीं चेक करते कि मैंने ये प्रॉपर्टी 40 लाख रुपीज में ली थी, आज क्या 40,50,000 हो गया है, या 41 लाख हो गया, या 39 लाख हो गया है। मैं उसको डेली या मंथली चेक नहीं करता, मैं उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूं। बट अगर यही मेंटालिटी हम स्टॉक मार्केट में भी ले आए, तो सेंटिमेंट्स को भी हम वहां पे बचा सकते हैं। बट हाँ, सेंटिमेंट्स से खेलना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बट हाँ, स्टॉक मार्केट में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सेंटिमेंट्स को जरूर कंट्रोल करिए स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट रियल स्टेट को जाता है। नाइन्थ और सेकंड लास्ट पॉइंट है एवरेज पिरामिड करना। एवरेज पिरामिड करने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज सस्ते में मिल रही है, चीप मिल रही है, यही प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की थी आज से 6 महीने पहले, अब यही प्रॉपर्टी मुझे 18 लाख 17 लाख रुपए में मिल रही है, तो क्या मैं इसे एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बाय कर सकता हूं? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास 18 लाख रुपए होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपको एवरेज करने में प्रॉब्लम आएगी। वेयर स्टॉक मार्केट में अगर वही स्टॉक आपने 5,000 रुपीज या 50,000 रुपीज भी डाले थे, और वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया है, अब आपको सस्ते में मिल रहा है, और आपको पता है कंपनी अच्छी है, फिर से मैं बोलना चाहूंगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं, हमने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो भी एक अच्छी कंपनी थी, तो बिल्कुल हम उसे एवरेज कर सकते हैं। उससे हमारा जो एवरेज है, अगर पहले 500 रुपीज में हमने वो स्टॉक लिया था और अब वो थोड़ा सा गिर के 400 रुपीज पे आ गया है, हम उसे थोड़ा सा और एवरेज कर लेंगे, तो वही हमारा एवरेज पॉइंट जो आएगा वो 460 470 480 रुपीज आ जाएगा। तो एवरेज करना, पिरामिड करना, ये स्टॉक मार्केट में बहुत इजीली पॉसिबल है, वेयर एज रियल स्टेट में इजीली पॉसिबल नहीं है। अब आता है लास्ट पॉइंट, और जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि मुझे रिटर्न्स कितने मिलते हैं। आशीष, आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे या रियल स्टेट में? तो इसका मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दे देता हूं। देखिए, रियल स्टेट का भी अगर आप लॉन्ग टर्म पे निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज आपको 8 to 9% रिटर्न मिलेगा। इसका कोई कहीं पे प्री डिफाइंड रूल नहीं है, बट अगर आप पुरानी हिस्टोरिकल जाके चेक करेंगे मेट्रो सिटीज के अंदर 10 साल या 20 साल के ऊपर, आपको 7 to 8% to 9% मैक्सिमम रिटर्न मिला है, राइट? मैं आपको एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुंझुनवाला, आप लोग जानते होंगे। राकेश झुंझुनवाला ने 2005 में एक प्रॉपर्टी बाय करी थी मुंबई के अंदर। उन्होंने, उनके पास स्टॉक्स थे क्रिसल के। ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। स्टोरी में क्या बताया गया था कि उन्होंने अपने क्रिसल के सारे स्टॉक्स बेच दिए थे, और वो 27 करोड़ रुपीस की वो प्रॉपर्टी उन्होंने 2005 में बाय करी थी, जिसकी आज की वैल्यू आई थिंक 55-60 करोड़ रुपीस होगी। तो वो प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट करी है 7 to 8% के हिसाब से अप्रिशिएट करी है। बल्कि अगर उन्होंने वो शेयर्स ना बेचे होते, 27 करोड़ रुपीस के क्रिसल के शेयर, जिनकी आज की वैल्यू है ऑलमोस्ट मोर देन 700 करोड़ रुपीस, 700 करोड़ रुपीस का उनका नुकसान हुआ यहाँ पे। तो जहां तक बात करते हैं स्टॉक मार्केट की,
स्टॉक मार्केट में मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं आपको यहाँ पे उनका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिनका मुझे 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 1000% रिटर्न तक मिला है, और वो भी मेरे पास अभी पोर्टफोलियो में पड़े हैं। और वो 100%, 200% ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल या 20 साल के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, मैं 2 साल या 3 साल के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट आपके लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। तो रियल स्टेट में मैं बोलूंगा एवरेज जहां तक बाय करी रीसेल की मैंने आपको बताया 7 to 8% है रिटर्न्स। वेयर अगर मैं बात करूं आपके रेंटिंग की, अगर आप रेंट पे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, उस पे मुझे कितना रिटर्न्स आएगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मेट्रो सिटीज जो हैं 3 to 4%, 5% मैक्सिमम आपको ईयरली रिटर्न्स उसके ऊपर मिलते हैं। प्रॉपर्टी एप्रिसिएट हो रही है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। बट अगर मैं रेंटल की बात करूं तो 4 to 5% आप साल का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरे स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो आप काफी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको ये सारा क्लियर पिक्चर क्लियर दे दी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप मेरे को जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पूरा रियल स्टेट का मैं आपको बताऊं कि रियल स्टेट में आप कैसा पैसा बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो एक वीडियो में पूरा रियल स्टेट के ऊपर बना सकता हूँ, एक वीडियो में पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर बना सकता हूँ। दोनों वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।